नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 21 तारीख के करीब वो कोरोना संक्रमित हुए थे और उसके बाद ठीक हो गए थे, लेकिन पोस्ट कोविड जो अब उनको ये दिक्कत हुई है, यानी कि कोरोना से उबरने के बाद उनको ये दिक्कत हुई है और अभी उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। 21 अप्रैल को निशंक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और कोरोना से वो उबर चुके थे। उसके बाद उनकी ये तबीयत खराब हुई है। कई दिनों के इलाज के बाद वो रिकवर हुए थे और अब जाकर उनकी एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी है और इस बार उनको एम्स में एडमिट करवाया गया है। हरिद्वार से सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उनकी तबीयत खराब हुई है। 21 तारीख को कोरोना संक्रमित हुए थे, उसके बाद वो रिकवर हो गए थे और इस वक्त पोस्ट कोविड यानी रिकवर होने के बाद वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। हालांकि उनकी फिर से तबीयत खराब हुई है। क्या कुछ उनको दिक्कत है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ये अभी तक तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत खराब होने के बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। अहम बात यह हो जाती है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कुछ अहम घोषणाएं होनी है। 2 दिन के अंदर जवाब देना है कि सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या कुछ स्थिति होनी है, कोर्ट को जवाब देना है। लेकिन उस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब हुई है। इस वक्त मेरे साथ प्रभाकर राणा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, आपको बताऊं, ये बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और जिसके बाद जो है उनको आज एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी हालत जो है वो उसको जो है डॉक्टर जो है वो फिलहाल लगे हुए हैं और जो बाकी जो लोग हैं, जो पार्टी के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका हाल जानने के लिए यहाँ पर आ जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसे में उनसे मिलने के लिए जो है सभी को फिलहाल जो है मना कर दिया गया है। लेकिन लगातार जो है डॉक्टर्स का एक पैनल, डॉक्टर्स की टीम जो है वो उनकी देखरेख में लगी हुई है ताकि जो है उनका इलाज किया जा सके फिलहाल। जी। और उनको किस तरीके की दिक्कत, क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ इन्फेक्शन कुछ ज्यादा है, इस तरह ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो सबसे पहले उनका यही कहना था कि जो है सबसे पहले इलाज करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हालत जो है वो बिगड़ी है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो जिस तरह से जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो जो है उनको देखने में मिल रहे हैं और लगातार जो है डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। और उसके बाद ही जो है अभी तक किसी तरह की कोई जो है बात अभी तक डॉक्टर्स ने जो है वो साझा नहीं की है, मीडिया से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। तो जैसे ही जो है जो डॉक्टर्स की टीम है या फिर जो एम्स हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन उनके जो है बिहाफ पर जारी किया जाएगा, तो जो है जरूर उसमें जो है बात सामने आएगी उनकी तबीयत किस तरह से क्या कितनी खराब है और जो है डॉक्टर्स उनका क्या इलाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन को लेकर विशेष तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मदन कौशिक की ओर से रखी गई थी। मदन कौशिक ने इस दौरान कई सारी जानकारियां शेयर की हैं। सेवा ही संगठन बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की और संगठन को चलाया जा रहा था। इसके बारे में बताते हुए मदन कौशिक ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शानदार काम किया है और जो रक्तदान शिविर लगाए गए थे उसमें लक्ष्य से ज़्यादा रक्तदान हुआ है। प्रदेश में युवाओं को भी जल्द वैक्सीन लगनी है। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगनी है। इसको लेकर मदन कौशिक ने कहा है कि जल्द ही वैक्सीन पर की कमी को दूर किया जाएगा और उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सेवा ही संगठन पार्ट 2 पूरे देश भर में एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसी प्रकार सभी राज्यों में सेवा ही संगठन काफी सक्सेसफुल हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सूचना आयुक्त जेपी ममगई को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेपी ममगई को मुख्य सूचना आयुक्त की भी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल सूचना आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी जेपी ममगई को दी गई है। बताया जा रहा है कि अभी अस्थायी तौर पर जेपी ममगई को मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी का प्रभार दिया गया है। 18 मई को शत्रुघ्न सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जेपी ममगई को उनकी जगह पर मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार दिया गया है। ये अस्थायी तौर पर अभी उनको पदभार दिया गया है। शत्रुघ्न सिंह जिन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद छोड़ा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बन गए। तब से ये पद खाली चल रहा था। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। फहीम, इस नियुक्ति को किस मायने में लिया जाए और इसको किस तरीके से देखा जाए? आयुक्त श्री शत्रुघ्न सिंह जी ने पिछले हफ्ते जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद से मुख्य सूचना आयुक्त की जो पद है उनका वो खाली चल रहा था। तो ऐसे में माना जा सकता है कि किसी वरिष्ठ सूचना आयुक्त को ये पद दिया जा सकता है प्रभारी के तौर पर, या फिर क्योंकि इसमें जो नई नियुक्ति होने में समय लगता है। अगर मुख्य सूचना आयुक्त की पद खाली हुआ उस पर तो वो समय लंबा लगता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और अभी कोविड काल में वो प्रक्रिया इतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं लग रहा था। लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है क्योंकि उस पद पर जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, तो ऐसे में खाली ना रखा जाए और फिर वरिष्ठतम अधिकारी के तौर पर जेपी ममगई को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और अपडेट ये है कि ममगई ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने इसकी पद की जो अतिरिक्त प्रभार है इसकी जिम्मेदारी को संभाल लिया है और अब वही जब तक कि नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वही कार्यभार देखेंगे। बाकी के दो और सूचना आयुक्त हैं और उनसे समन्वय बना करके जो सारा कामकाज है वो संभालेंगे। बहरहाल जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम तन्हा आपका। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के कहर के बाद ऋषिकेश से एक राहत वाली खबर आई है। यहां पर चंद्रेश्वर नगर स्थित शमशान घाट पर 28 से 31 मई तक किसी भी कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। यानी शमशान घाट में एक भी कोरोना संक्रमित का शव नहीं पहुंचा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वाकई में कोविड-19 का कहर अब कम होने लगा है। आपको बता दें कि चंद्रेश्वर नगर स्थित शमशान घाट पर एम्स, राज्य के चिकित्सालय और जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल से भी कोरोना संक्रमित मरीजों के शव दाह संस्कार के लिए लाए जाते हैं। कुछ दिन पहले तक शमशान घाट पर रोजाना 10 से 12 संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। देखिए, सामान्य जो शव है वो तो आ रहे हैं मुक्तिधाम शमशान घाट ऋषिकेश में, लेकिन पिछले 2 दिन से कोरोना से संक्रमित शव जो एम्स से, HIST से और अन्य स्थानों से हमारे यहाँ आ रहे थे, जो एक बार में तो संख्या 12 से 15 तक पहुंच गई थी। उस समय बड़ी भयानक स्थिति हो गई थी ऋषिकेश में। बहुत ज़्यादा मतलब लोग सोचने लगे थे। उस स्थिति को देखते हुए अब वर्तमान में 2 दिन से और आज अभी तक इस समय तक एक भी शव रिपोर्ट नहीं है हमारे। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में वात्सल्य योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना से माँ बाप में से किसी एक की भी अगर मौत हो जाएगी तो उसके बाद भी इसका लाभ दिया जाएगा। पहले ये था कि इस योजना के तहत अगर माता पिता का निधन हो गया, माता पिता नहीं रहे, तो वात्सल्य योजना का फायदा मिलता था, लेकिन अब माता पिता में से किसी एक का भी अगर निधन होता है तो इसका लाभ मिलेगा। मंत्री रेखा आर्य ने इसका दावा किया है कि सरकार इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रही है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए ये वात्सल्य योजना बनाई गई है। माता पिता दोनों की मौत होने पर अनाथ बच्चे इस योजना में शामिल होंगे, लेकिन अब सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी कि अगर माता पिता में से कोई एक भी इस पैंडेमिक में, इस महामारी में
गुजर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो भी बच्चे को वात्सल्य योजना का लाभ दिया जाएगा। हरिद्वार के दिनारपुर के नजदीक ठकरी में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब को लेकर 5 जगहों पर दबिश दी। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने करीब 2250 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। सभी अपराधी दबिश देने से पहले फरार हो गए। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं आबकारी निरीक्षक ने लहन को मौके पर ही नष्ट करवाया। सूचना दी गई कि दिनारपुर ठकरी डेरे के पास जो नाला बह रहा है उसमें अवैध मदिरा निकाले जाने के लिए लहन डाला गया है। सूचना के आधार पर मौके पर जाके उस नाले की कॉम्बिंग के दौरान 5 अलग अलग स्थानों पर कुल 9 ड्रमों में लगभग 2250 केजी लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लहन तथा उपकरणों को मौके पर नष्ट कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तथा आसपास के गांव में जाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान लॉकडाउन के कारण मदिरा दुकानों के बंद होने के कारण अवैध मदिरा निष्कर्षण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस कारण हमारा पूरा ध्यान इस ओर लगा है कि अवैध मदिरा से किसी प्रकार का। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास 2 दिन से बंद राजमार्ग के धंसने से 2 दिन से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण इस रास्ते को खोलने में काफी दिक्कत आ रही है। जैसे ही इस रास्ते को खोलने की कोशिश होती है, ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके कारण ये रास्ता खुल नहीं पा रहा। और इस रास्ते के ब्लॉक होने के कारण रुद्रप्रयाग और चमौली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद हो गई है। अच्छा यहाँ से गिरी आगने में गिरी तो उस दिन गिरी हो जिस दिन। तो 2 दिनों से ये रास्ता बंद है। आम लोग परेशान हैं कि बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास ये सड़क ब्लॉक हो गई क्योंकि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। अच्छा यहाँ से गिरी आगने में गिरी तो उस दिन गिरी हो जिस दिन। और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि रास्ता इसलिए खोला नहीं जा पा रहा है क्योंकि लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। रोहित डिमरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, क्या कुछ कोशिश हो रही है रास्ते को खोलने के लिए, क्योंकि रास्ता अगर ब्लॉक रहेगा तो आने वाले दिनों में रुद्रप्रयाग चमोली जैसे जगहों को काफी दिक्कत हो जाएगी। कह सकते हैं कि जो बद्रीनाथ इसके हाईवे है वो और 7 किलोमीटर आगे नारकोटा के पास से बंद पड़ा हुआ है। और रविवार देर रात को जब मूसलाधार बारिश हुई तो पहाड़ी से लगातार यहाँ पे मलबा और बोल्डर आगे, जिस कारण जो राजमार्ग है 100 मीटर यहाँ पे दब गया। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राजमार्ग को दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। जो एनएच विभाग की मशीनें हैं 6 से 7 यहाँ पर जुटी हुई है, पर लेकिन कोई भी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। राजमार्ग को दुरुस्त करने में अभी भी देख सकते हैं कि काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। मशीनों के साथ कर्मचारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वह भी यहाँ पर तैनात है। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, पर लेकिन जो बड़े वाहन हैं वह नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है वह दोनों जिलों में ठप पड़ चुकी है। तो चमोली की जनता काफी परेशान है। लोग जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें वैकल्पिक मार्ग 300 से 400 किलोमीटर का वैकल्पिक मार्ग तैयार करके जा करके बिस्केट या अन्य जगह पहुंचना पड़ा। तो कह सकते हैं कि काफी दिक्कतें राजमार्ग बंद होने पर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा ढीला रवैया यहाँ पर जो है एनएच विभाग का देखा जा रहा है। दूसरा दिन आज है और अभी तक राजमार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका।
प्रदेश में कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी होने के साथ ही जहां दुकान खोलने का वक्त 1 बजे तक कर दिया गया है, वहीं स्टेशनरी के दुकानदारों को भी दुकान खोलने की अनुमति मिली है। प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। दो दिन के राहत से होता क्या है, आप मुझे बताइए। 40 दिन तक दुकानें बंद रही, व्यापारी को क्या उसका लॉकडाउन में 1 महीना 1.25 महीना उसकी दुकान बंद रही, उसको क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट तो कुछ नहीं मिला। हर बंदा परेशान है। अगर आप 1 दिन के लिए काम करने के लिए देख लें तो कौन सा उसने महीने भर का अपना राशन भर लेगा या 1 दिन काम करके। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की कमी के कारण कई लोग अभी वैक्सीनेशन से वंचित हैं। 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं दूरदराज गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क और एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण लोग वैक्सीन लगाने से वंचित हैं। वहीं अब कई क्षेत्रों में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन का काम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपा गया है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे वैक्सीनेशन प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना लगा रही हो। है कि कल से 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगने का काम शुरू किया जा रहा है, परंतु वो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा किया जा रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके पास ये वैक्सीन खत्म हो, ये वैक्सीन कहाँ गई, इसको प्राइवेट हाथों में क्यों दिया जा रहा है, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ये इसको क्यों लगा रही हैं। और दूसरी बात ये कि उस इंजेक्शन की कीमत 900 रुपए की वो वैक्सीन, आज सरकार को पता होना चाहिए कि जनता किस तरह से गरीबी से बेरोजगारी से जूझ रही है। लोगों के घरों में खाने के लिए रोटी नहीं है, विभिन्न संस्थाएं उनको खाना दे रही हैं और राशन दे रही हैं। आज वो 2 महीने से बेरोजगार पड़े हैं, कोई उनका काम धंधा नहीं है, तो 900 रुपए की वैक्सीन कहां से लगाएंगे। ये भद्दा मजाक जनता के साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सक्षम लोग तो ये वैक्सीन लगा लेंगे, परंतु हमारे देश की 80% जनता जो गरीब है वो इस वैक्सीन को कैसे। साथ में हमारी डीजी हेल्थ कहते हैं कि 9 तारीख से पूरे स्टेट में कोई भी वैक्सीन की या कमी या नहीं होगी, पर यकायकी आज हमें एक न्यूज़ हम मिलती है कि जी 1 जून से लेकर 9 जून तक आप जाकर पेड वैक्सीन या ले सकते हैं, जिसके लिए जनता को 900 रुपये देने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, जब डीजी हेल्थ ने बोला है कि 9 तारीख से वैक्सीन की पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं रहेगी, तो अगर जहाँ जनता ने इतना दिन या वेट करा, 9 दिन और वेट कर लेते। आपको ये 900 रुपये जनता से लेना क्या ज़रूरी था? जो लोग तो सक्षम हैं वो लोग तो 900 रुपये देकर अपने आप को वैक्सीनेट या कर लेंगे, पर 1 साल नहीं, ये दूसरी लहर है आपकी कोरोना की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है। मेरे ख्याल से लाखों करोड़ लोग हैं जो अपनी नौकरियां खो बैठे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनको ये नहीं है पता कि अगर सुबह खाना खा लिया तो रात को भोजन या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो 900 रुपये का। रुड़की के लंढौरा में लॉकडाउन के कारण खाद डीलरों की तरफ से ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है और खाद डीलरों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा दामों पर यूरिया बेचने पर किसानों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क गया है और गुस्साए किसानों ने दुकानदार का घेराव करके हंगामा किया और किसानों का गुस्सा देख व्यापारी और उसका साथी दुकान बंद कर किसानों के सवालों से बचते और भागते नजर आए। दरअसल रबी फसल की बुआई के मद्देनजर जहां किसानों ने खाद की खरीद शुरू की है, वहीं डीलरों ने यूरिया को लेकर मनमानी रकम वसूलनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले भी किसानों ने व्यापारियों का घेराव कर हंगामा किया था। रुद्रप्रयाग जिले के पौड़ी खाल निसणी स्थित एएनएम सेंटर 4 साल से बंद है। आलम यह कि सेंटर का प्रयोग नहीं किए जाने से यह खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोग एएनएम सेंटर को खोलने की मांग करते आ रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। स्वास्थ्य महकमा इस और लापरवाह बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया था कि एएनएम सेंटर को खोलकर यहाँ प्रवासियों को क्वारंटीन किया जाए, मगर यह नहीं किया गया। लाखों की लागत से निर्मित एएनएम सेंटर खंडहर में तब्दील हो रहा है और स्वास्थ्य महकमा इसकी सुध नहीं ले रहा। का निवासी हूँ और यहाँ पे पौड़ी खाल में जब से ये
मातृ शिशु केंद्र बना हुआ है, तब से मतलब स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। गर्भवती महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कई बार लोगों से बात होती है तो वो जैसे एनएम को फोन करते तो एनएम उनको दूसरी जगह पे बुला देती है, क्योंकि एनएम को आने में अपने सेंटर। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में पिछले कई दिनों से नल से लगातार गंदा पानी आने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम और जल संस्थान दोनों जगहों पर शिकायत की गई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम पश्चिमी अंबर तालाब में रहते हैं और पूरे पश्चिमी अंबर तालाब के ये जो है ना पंडित की चक्की वाले मोहल्ले में मथुरा विहार के अंदर आधे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। जहाँ जहाँ से भी टंकी का पानी आ रहा है सारा गंदा पानी आ रहा है। हमने नगर निगम में, जल विभाग में दोनों जगह शिकायतें भी कर दी, अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे शहर के अंदर इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है, टाइफाइड चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं, उसके बावजूद भी कोई देखभाल नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।